नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT कक्षा 9 की जो क्षितिज भाग 1 पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 3 प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले हम इस अध्याय के जो लेखक हैं, रचयिता हैं, उनका थोड़ा जीवन परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद में इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दार्थ और उनके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। श्यामाचरण दुबे का जीवन परिचय। श्यामाचरण दुबे का जो जन्म है वो 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ माना जाता है। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में PhD की थी और वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 ईस्वी में हुआ था। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास का बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर वो आसीन रहे थे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने वृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति जो इस अध्याय में शामिल है, ये अध्याय का नाम है। यह निबंध बाजार के गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। सांस्कृतिक अस्मिता का क्या अर्थ होता है कि अस्मिता से तात्पर्य होता है पहचान। हम भारतीयों की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान होती है। यह सांस्कृतिक पहचान भारत की विभिन्न संस्कृतियों के मेलजोल से बनी है। इस मिली जुली सांस्कृतिक पहचान को ही हम सांस्कृतिक अस्मिता कहते हैं। सांस्कृतिक उपनिवेश क्या होता है कि विजेता देश जिन देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है, वे देश उनके उपनिवेश कहलाते हैं। सामान्यतः विजेता देश की संस्कृति विजित देशों पर लादी या थोपी जाती है। दूसरी तरफ हीनता ग्रंथिवश विजित देश विजेता देश की संस्कृति को अपनाने भी लगते हैं। लंबे समय तक विजेता देश की संस्कृति को अपनाए रखना सांस्कृतिक उपनिवेश बनना कहलाता है कि इसमें एक तो विजित देश होता है और एक विजेता। विजेता देश तो वो होता है जो युद्ध में जीत चुका है, और विजित देश वो होता है जो युद्ध में हार चुका होता है, वो जो जीते हुए देश के प्रति आत्मसमर्पण हो जाता है। बौद्धिक दासता अन्य को श्रेष्ठ समझकर उसकी बौद्धिकता के प्रति बिना आलोचनात्मक दृष्टि अपनाए उसे स्वीकार कर लेना बौद्धिक दासता कहलाती है। आलोचनात्मक मतलब उनके गुण दोषों की परख। छद्म आधुनिकता का अर्थ होता है आधुनिकता का सरोकार विचार और व्यवहार दोनों से है। तर्कशील और वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टि के साथ साथ नवीनता का स्वीकार आधुनिकता है। जब हम आधुनिकता को वैचारिक आग्रह के साथ स्वीकार न कर उसे फैशन के रूप में अपना लेते हैं तो वह छद्म आधुनिकता कहलाती है। अब हम शुरू करते हैं इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ।
उपभोक्तावाद है ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें उपभोग करने की वरीयता दी जाती हो। संस्कृति होता है परंपरा से चली आ रही जीवन पद्धति। तो उपभोक्तावाद का अर्थ ये हुआ है और इस संस्कृति का अर्थ ये है। संभ्रांत होता है प्रतिष्ठित, विज्ञापित होता है प्रचारित, प्रतिमान होता है मानदंड। उपनिवेश होता है वह विजित देश जिसमें विजेता राष्ट्र के लोग आकर बस गए हैं। दिग्भ्रमित होता है दिशाहीन। दिग्भ्रमित में व्यंजन संधि है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दिक। दिक होता है दिशाहीन, धन भ्रमित कि जो दिशाओं से भ्रमित हो गया वो दिशाहीन होता है। वर्चस्व प्रधानता, छद्म बनावटी, परिधान होता है पहनावा या वस्त्र। परमार्थ होता है दूसरों की भलाई जिसको परोपकार भी कहा जाता है। परमार्थ में स्वर संधि है, स्वर संधि में कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। परम, धन, अर्थ, ये इसका संधि विच्छेद हो जाता है। तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति जो निबंध है वो क्या प्रस्तुत करता है? तो यह प्रस्तुत करता है बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को। लेखक ने इस बदलते युग में सुख किसे बताया है? तो उपभोग भोग को लेखक ने इस बदलते हुए युग में सुख बताया है। आज का संपन्न व अभिजन वर्ग शैली अपना रहा है, तो वो अपना रहा है प्रदर्शनपूर्ण शैली को। व्यक्ति को लुभाने की निरंतर कोशिशें कर रही है, तो कौन कर रही है? बाजार की विलासितापूर्ण जो सामग्रियां हैं वो व्यक्ति को लुभाने की कोशिशें कर रही हैं। वर्तमान समय में उत्पादक अपने उत्पादकों को बेचने के लिए किसका सहारा लेता है? तो वर्तमान समय जो है वो विज्ञापन का समय है। तो विज्ञापन को देखकर ही एक क्रेता जो विक्रेता से सामान खरीदता है तो वो विज्ञापनों के आधार पर ही उन वस्तुओं को खरीदता है। आज का मनुष्य दासता स्वीकार कर चुका है, तो वो बौद्धिक रूप से दास बन चुका है कि उसकी बुद्धि जो है वो दासता स्वीकार कर चुकी है। आज के मनुष्य की मानसिकता बदल दी है, तो विज्ञापन और प्रचार प्रसार के सूचना तंत्र ने आज के मनुष्य की जो मानसिक बुद्धि है उसको बदल दिया है। मनुष्य के भीतर मनुष्य के जीवन स्तर का बढ़ता अंतर जन्म देता है, तो वो आक्रोश व अशांति को जन्म देता है। तो आज के इस अध्याय के जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो पूर्ण हो चुके हैं। अगला अध्याय नंबर 4 है सांवले सपनों की याद। इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 ईस्वी में गांव नौनही राजगीर जिला नालंदा जो बिहार राज्य में पड़ता है वहाँ हुआ है। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे हैं। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 ईस्वी में बिहार विधान परिषद के ये सभापति बने थे। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी इन तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी कविताओं में जो आगे है डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी, रेत बड़ी प्रमुख मानी जाती है। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभव में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। प्रस्तुत जो पाठ है वो जून 1947 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद
को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली का जो जन्म है वो 12 नवंबर 1896 ईस्वी को हुआ और मृत्यु 20 जून 1987 को। उन्होंने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। ये इनकी आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ ए स्पैरो, जिसमें पक्षियों से संबंधित रोमांचक किस्से प्रस्तुत किए गए हैं। एक गोरैया का गिरना शीर्षक से इसका हिंदी अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। D.H. लॉरेंस 1885 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक उनका जीवन काल रहा था। 20वीं सदी के अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार ये माने जाते हैं। उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, विशेषकर प्रकृति संबंधी कविता इनकी उल्लेखनीय है। प्रकृति से D.H. लॉरेंस का गहरा लगाव था और सघन संबंध भी। वे मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई हैं। वे यह भी मानते हैं कि हमारा प्रकृति की ओर लौटना जरूरी होता है। इसके शब्दार्थ हैं, हुजूम का अर्थ होता है जनसमूह है, नैसर्गिक का अर्थ होता है स्वाभाविक, नैसर्गिक का विलोम शब्द होता है कृत्रिम मतलब बनावटी, हरारत उष्णता, कायल प्रशंसक, मिथक जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ वहन करता है, मिथक का अर्थ झूठ भी होता है, शौक चंचल, हिदायत पथ प्रदर्शन। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। सांवले सपनों की याद संस्मरण किससे संबंधित है? तो ये जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखित एक संस्मरण है। मुझे नहीं लगता कि कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा, लेकिन लेखक ने ये सोया हुआ पक्षी किसे बताया है? तो ये बताया है सालिम अली के पार्थिव शरीर को। सालिम अली की मौत का कारण बनी थी कैंसर की भयंकर बीमारी। सालिम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर गए थे। तो वो गए थे तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। डॉक्टर D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी, जिसका नाम था फ्रीडा लॉरेंस, उसे अनुरोध किया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें, परंतु उन्होंने कहा कि उनके बारे में मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया मुझसे ज़्यादा जानती है कि वही मेरे पति के साथ अधिकतर समय बिताती थी, तो आप उस गोरैया से ही पूछ लो। सालिम अली को सारी जिंदगी खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। तो बचपन में उनकी एयरगन से घायल होने वाली नीलेकंठ की गोरैया। तो इस पार्ट में इतने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस चैनल पर आपको कक्षा 9 से 12 तक पद्य से संबंधित जितने भी अध्याय हैं उनके शब्दार्थ और उनका भावार्थ मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।